अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो या तो उसे वो दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर लेते हैं और या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, रेवोकेट हो जाए या खत्म हो जाए दोनों पार्टीज के बीच में। तो ईदर इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, या तो यानी दोनों पार्टीज अपने अपने पार्ट को एग्जीक्यूट कर लेती हैं तो इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। कि जैसे ए ने बी को अपना मकान बेचना है 25 lakhs में, तो ए जो है अपना मकान की रजिस्ट्री बी के नाम करा देगा और बी उसे 25 लाख रुपए दे देगा। तो दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, तो इस केस में हम कहेंगे द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। तो इसको हम डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ या खत्म हो गया, तब भी हम उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? अब जो दोनों पार्टीज हैं वो किस तरीके से हो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा? बाय परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों पार्टीज, मैंने आपको बताया, या तो अपने एक पार्ट को परफॉर्म करेंगी, यानी दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देंगे। सेकंड क्या है? बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, यानी दोनों पार्टीज में से दोनों पार्टीज जो है ए और बी, वो आपस में कोई कंसेंट या किसी एग्रीमेंट को साइन करती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे या हम दोनों इसे पूरा नहीं करना चाहते और हम इसे बीच में ही रेवोकेट कर रहे हैं, बीच में ही डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज का एग्री होना इसके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कोई ऐसा काम जिसका पूरा हो पाना संभव ही नहीं है, या पहले संभव था अब असंभव हो गया, या कि संभव हो पाना, पूरा हो पाना संभव ही नहीं है, तो भी हम इसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे। बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित था, उस समय के बीत जाने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हो सकता, तो इसको भी हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के नजरिए से या कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई एक्ट पूरा किया जाना संभव नहीं है, तब भी हम उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। या बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी या दोनों पार्टीज ने में से किसी एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है या पूरा ना करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारा? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया है। ए ने बी को एक हाउस सेल करने का प्रॉमिस किया था, जिसके बदले बी उसे 25 लाख रुपए देगा। तो ए ने अपनी रजिस्ट्री का ट्रांसफर कर दिया बी के नाम पर और बी उसे 25 lakhs का डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट दे देता है। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस दोनों की साइड से पूरी हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। यानी जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं, तब भी हम उसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? बाय डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, यानी कि क्या है? जब दोनों पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट को करती हैं और फिर वो उसे पूरा नहीं करना चाहती या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। न्यू एग्रीमेंट या कंसेंट से वो खत्म हो गया, अब वो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगी। ठीक है। अब वो क्या होता है? या तो नोवेशन, जब दोनों पार्टीज किसी नए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या नए ठहराव पर साइन करती हैं, या अब इसके अंदर पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, अब बी ने क्या किया कि सी को अपनी जगह सी को ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो यानी अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। ए ने बी को कुछ पैसे देने थे, 50,000 रुपए। अब ए जो बोलता है, जो सी है, सी को ए को कुछ पैसे देने हैं। सी को ए को कुछ पैसे देने हैं, तो ए जो है वो सी को क्या बोलता है कि मैं एक बी को पैसे नहीं दूंगा, सी जो है वो बी को पैसे दे देगा। तो अब बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी जब चेंज हो जाएं और पार्टीज भी चेंज हो जाएं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। ओके। नेक्स्ट क्या है?
अब पार्टीज़ चेंज हो सकती हैं, ये एक चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपकी बुक का ही एग्ज़ाम्पल लें कि पहले एक राइस सप्लाई होना था, 300 क्विंटल राइस सप्लाई होना था एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट से। उसके बाद ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि जो राइस है अब वो सी सप्लाई करेगा ए को और क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, वो सुपीरियर क्वालिटी क्वालिटी हो जाएगी 200 क्विंटल्स की। तो ये नोवेशन के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल्टरेशन। जब दोनों पार्टीज़ इस बात पर सहमत होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को अल्टर कर दिया जाएगा यानी चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टीज़ सेम रहेंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर नोवेशन के अंदर पार्टीज़ भी चेंज होगी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी चेंज होंगी। लेकिन अल्टरेशन के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कॉन्ट्रैक्ट्स के की कंडीशंस में चेंज आएगा बट पार्टीज़ रिमेन द सेम। तो इसके अंदर क्या हो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरेशन। इससे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे क्या हो गया सपोज़ पहले ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था राइस को सप्लाई करने का, ठीक है? 300 क्विंटल राइस सप्लाई होने था ₹100 किलो वाला। लेकिन अब ए और बी के बीच में क्या हो गया 200 क्विंटल राइस सप्लाई करना है, लेकिन ₹50 किलो वाला। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी पार्टीज़ तो सेम हैं बट सिर्फ क्वांटिटी का और शर्तों का डिफरेंस आ गया। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो यानी नोवेशन के तरीके से या अल्टरेशन के तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है, बट नोवेशन में पार्टीज़ में भी चेंज होता है और अल्टरेशन में पार्टीज़ में चेंज नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? रिमिशन और वेवर। रिमिशन और वेवर क्या का मतलब क्या है? जब किसी पार्टी 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दोनों में से एक पार्टी मान लीजिए अब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को कम कर देती है, यानी वेवर या उसे माफ कर देती है। सपोज़ ए को बी से ₹5000 लेने हैं, यानी बी को ₹5000 उधार ए को चुकाना है। अब ए को पैसों की बहुत ज़रूरत है एक टाइम पर, तो वो बी को कहता है कि तुम मुझे सिर्फ़ ₹2000 दे दो और तुम्हारा सारा उधार चुक गया। ठीक है? तो कहने का मतलब उसने बी को ₹3000 का वेवर दे दिया। ₹3000 चुकाने से उसे माफ़ी दे दी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिमिशन और वेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी हम डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन। अब क्या होता है कभी-कभी दोनों पार्टीज़ के बीच में अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि हो जाती है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 200 क्विंटल राइस सप्लाई करने का। अब ए ने जो है वो बी को 150 क्विंटल राइस सप्लाई कर दी एक पर्टिकुलर डेट तक और बी ने उसे बोला कि ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड तुम और मुझे सप्लाई मत करो। तो यानी इसका मतलब क्या है सैटिस्फैक्शन हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार हुआ। इसको भी हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है अब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर ही इम्पॉसिबल था या फिर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के एग्री हो जाने के बाद यानी कॉन्ट्रैक्ट के बन जाने के बाद उसका पूरा हो पाना इम्पॉसिबल हो गया हो। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को अपना हॉर्स 2 लाख रुपए में बेच देगा। अब ए का हॉर्स जो है वो पर्टिकुलर डेट के आने से पहले ही मर जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दोनों पार्टीज़ जो अपनी लायबिलिटी से क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। ठीक है? अब क्या है? अब कभी-कभी परफॉर्मेंस को पूरा करना प्रैक्टिकल होता है। ठीक है? परफॉर्मेंस को पूरा कर पाना पॉसिबल होता है, लेकिन बाद में जो है वो परफॉर्मेंस को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है? उस टाइम पर तो पॉसिबल है, लेकिन बाद में पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए उस टाइम पर पॉसिबल ही नहीं है कैसे? अगर ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें ₹50,000 दूँगा, तुम मेरे लिए मैजिक स्टिक से खजाना ढूँढ कर लाओ। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कि जो इम्पॉसिबल है। अब जो मैंने आपको हॉर्स वाला एग्जांपल दिया है वो है हमारा सुपरवीनिंग परफॉर्मेंस का। वो ये क्या है कि बाद में उसका एक्शन हो पाना संभव नहीं है। ठीक है? जैसे
डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर था, जो कंटेंट था, वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है। जैसे कि एक थिएटर में परफॉर्मेंस होने वाली थी, ठीक है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी को अपनी परफॉर्मेंस देनी थी ए के थिएटर में, लेकिन थिएटर क्या है, फायर की वजह से या आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो बी अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमैटिकली डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्या है? चेंज ऑफ लॉ। पहले एक टाइम पर कानून के दायरे में था किसी काम को करना, अब कानून के दायरे से वो काम हट चुका है। जैसे ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 50 100 बॉटल्स ऑफ वाइन सप्लाई करूँगा, लेकिन अचानक से ही दिल्ली गवर्नमेंट ने वाइन की डिलीवरी पर बैन लगा दिया, तो वो लॉज़ के अगेंस्ट हो गया। अब लॉ के अगेंस्ट होने की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाएगा वाइन की बॉटल्स, तो इसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गई। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर पाएँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के पर बेस्ड होता है, अगर उस इवेंट का हो पाना संभव ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि मैच की टिकट्स बिकी, लेकिन मैच हुआ ही नहीं। क्यों? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, तो ये क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यानी जो टिकट्स हैं अब वो जो है वो टिकट्स उन्हीं के पास रहेंगी, उन्हें नहीं वापस लिया जाएगा। जैसे कि 2 दिन के लिए अगर हम किसी रेस्टोरेंट के रूम को बुक करते हैं, किसी इवेंट के लिए, लेकिन वो इवेंट हो ही नहीं पाया क्योंकि जो आर्टिस्ट है उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो रूम जो है वो बुक हुआ कैंसल ऑटोमैटिकली हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? पर्सनल इनकैपेसिटी और डेथ। अगर किसी 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी काम को करने का, लेकिन उन वो पर्सनली इनकेपेबल हो गया है। सपोज़ वो कोई पेंटिंग बनाने वाला था किसी के लिए, लेकिन उसका एक्सीडेंट में अचानक से उसका हाथ जो है वो इंजर्ड हो गया, तो वो पेंटिंग कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको इंजरी होने की वजह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी अब वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। डेथ की वजह से दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 31st जैन को मैरिज करेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक की डेथ हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, दोनों पार्टीज इससे मुक्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या हमारा आता है? आउटब्रेक ऑफ वॉर। अगर मान लीजिए आपने पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहां से कोई लिरिसिस्ट आपके यहाँ पर गाना गाने आने वाला है, मीनवाइल ही इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई, तो वो लिरिसिस्ट इंडिया नहीं आ पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से ये जो कंपटीशन है वो हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है? ए और ए और बी बी ने ए से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, जो बी चुकाया नहीं, जिसको बी ने पे नहीं किया। तो ए के पास ऑप्शन है कि या तो वो 3 साल के अंदर बी का पर केस फाइल कर दे। अगर 3 साल के बीत जाने तक भी ए ने बी पर केस फाइल नहीं किया, पैसों को पेमेंट ना करने पर, तो 3 साल के बाद जो ए है वो केस फाइल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि केस फाइल करने का टाइम लैप्स हो चुका है। इसलिए किसी समय के व्यतीत हो जाने पर अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो लॉ के द्वारा, यानी कानून के दायरे में आते हैं और बाद में वो नहीं आना बंद हो जाते, या फिर कानून उन्हें ऑपरेट होने से मना कर देता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाते हैं, ठीक है? जैसे कि अ, अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई लॉ के दृष्टिकोण से खत्म हुआ माना गया है, तो और उस पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर उसकी पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन की वजह से अगर वो इनकेपेबल हो गया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो यानी दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो चुकी हैं, ठीक है?
अब क्या है, ये किस-किस तरीके से हो सकता है, बाय मर्जर, यानी कि या तो क्या होंगे, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज हो जा सकता है। यानी पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हम जो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ है 100 क्विंटल राइस का। लेकिन अब जो लॉ है, लॉ ने ये एक ऑर्डर लगा दिया है कि 300 क्विंटल से कम हम शिप हायर नहीं करेंगे, यानी शिप को आने नहीं देंगे 300 क्विंटल कम राइस को लेकर। तो ए और बी के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 300 क्विंटल राइस जो है वो शिप करके बी के पास भेजेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी बड़ा बन गया। नेक्स्ट क्या है, बाय अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन। अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसी ऑल्टरेशन जो कि दोनों पार्टीज जिस पर एग्री हो जाएं। ऑल्टरेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये उस तरीके से होगा। इंसॉल्वेंसी, यानी दोनों पार्टीज में से जब कोई एक पार्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या अपने डेट को पे करने के लिए इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उन दोनों की पार्टीज की परफॉर्मेंस भी ऑब्लिगेटरी खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हुआ माना जाता है। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट मर्ज होंगे, ऑल्टर होंगे, या फिर किसी की दिवालिया हो, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी दिवालिया घोषित हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली खत्म हुए माने जाएंगे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, अब 2 तरीके से ब्रीच होता है, या तो पर्टिकुलर डेट के आने पर, सपोज़ ए और ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करने के लिए कहना, या तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए अपना हॉर्स 19 तारीख को बी को दे देगा और बी उसके बदले 10,000 ए को देगा। तो या तो ए जो है वो 19 तारीख को मना कर दे कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा नहीं दूँगा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर इसमें इसको हम एक्चुअल ब्रीच बोलेंगे। सेकंड केस क्या है हमारा, एंटिसिपेटरी ब्रीच और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच वो ब्रीच होती है जब बी जो ए है वो टाइम यानी 19 तारीख के आने से पहले ही बी को ये कह देता है कि मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा, और वो अपना घोड़ा किसको बेच देता है, अशोक को बेच देता है। तो ऐसे केस में बी के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो ए पर केस फाइल करे, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करे और उसे उसके बदले जो भी हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति वो ए से प्राप्त करेगा, या फिर वो टाइम के होने का वेट करेगा, यानी वो 19 तारीख का वेट करेगा कि हो सकता है ए मुझे अपना घोड़ा बेच दे। तो दोनों ही केसेस में जो अग्रीव्ड पार्टी है, यानी जिसके साथ लॉस हुआ है, वो केस फाइल कर सकती है दूसरी पार्टी पर, ताकि उसे वो अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त या कॉम्पेंसेशन को हासिल कर सके। तो इस तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इफेक्ट ऑफ ब्रीच को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से डेफिनिटली एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आएगा। तो प्रिपेयर थॉरोली एंड प्रिपेयर योर नोट्स and know your notebooks. Post your doubts if any. Thank you, students.